क्या बिहार सचमुच आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या राज्य का खजाना खाली हो चुका है? क्या सरकार के पास अब पेंशन देने तक के पैसे नहीं बचे हैं? और क्या यही वजह है कि सरकार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए आकस्मिकता निधि से 3,662 करोड़ रुपए निकालने पड़े हैं? एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि बिहार दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज लगभग 1 करोड़ लोगों के खाते में पेंशन की राशि भेजकर यह संदेश दे रहे हैं कि सरकार पूरी तरह सशक्त है। लेकिन सवाल वहीं खड़ा है, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आकस्मिकता निधि की जरूरत क्यों पड़ी? अगर खजाना सही स्थिति में है तो फिर सरकार लगातार कर्ज क्यों ले रही है? और अगर बिहार पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है तो आने वाले वर्षों में इसकी कीमत कौन चुकाएगा? यही है आज का मुद्दा और यह मुद्दा बहुत गर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया विवाद खड़ा होता हुआ फिर से नजर आ रहा है। विवाद किसी नेता के बयान का नहीं, किसी जातीय समीकरण का नहीं, बल्कि बिहार की आर्थिक हालात का है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर बेहद गंभीर आरोप एक बार फिर से लगा दिए हैं। उनका कहना है कि बिहार का वित्तीय संकट इतना बढ़ गया है कि पेंशन देने के लिए एक बार फिर से आकस्मिकता निधि का सहारा लेना पड़ता नजर आ रहा है। यानी वो कोष जिसका इस्तेमाल प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप या किसी अप्रत्याशित संकट के समय किया जाता था। लेकिन सरकार इसको लेकर क्या कह रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है। आज 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भेजी गई है। तो आखिर क्या सच है? क्या बिहार आर्थिक संकट में है? क्या बिहार कर्ज के जाल में और फंसता जा रहा है? या फिर यह सिर्फ सियासी राजनीति और रणनीति है? आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले पूरा मामला समझिए। बिहार कैबिनेट ने मई, जून और जुलाई महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि से 3,662 करोड़ रुपए निकालने की मंजूरी दी है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा, जब पेंशन जैसी नियमित योजना के लिए भी आकस्मिकता निधि का इस्तेमाल करना पड़े तो समझिए कि हालात सामान्य नहीं है। यहीं से राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। तो मुद्दा गर्म के आज के इस एपिसोड को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आज सरकार और नेता प्रतिपक्ष के आरोप प्रत्यारोप और इस पूरे मामले की सच्चाई और संकट की स्थिति का पूरा आकलन आपके समक्ष करेंगे। हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। तो आज कहानी सिर्फ आकस्मिकता निधि से निकाली गई राशि की नहीं है। आज कहानी उससे कहीं बड़ी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से बिहार की आर्थिक स्थिति को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। सरकार भुगतान में देरी, ठेकेदारों के बकाया, बढ़ता कर्ज और लगातार नई घोषणाएं, इन सब ने इस बहस को जन्म दिया है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार का कर्ज लगातार बढ़ रहा है। 2025-26 में सरकार ने लगभग 55,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। अब 26-27 में यह आंकड़ा 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पहुंच गया है। यानी एक साल में लगभग 17,000 करोड़ रुपए अधिक कर्ज। राज्य सरकार बाजार से RBI के माध्यम से विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड और अन्य संस्थाओं से भी पैसा जुटाने में लगी हुई है। शहरी विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से हजारों करोड़ रुपए की मदद ली जा चुकी है। यानी विकास भी कर्ज के सहारे चल रहा है। अब यहां एक सवाल जनता से, अगर हर साल कर्ज बढ़ता रहा तो क्या यह चिंता का विषय नहीं है? या फिर विकासशील राज्यों में यह सामान्य प्रक्रिया है? अपनी राय जरूर बताइएगा। बहरहाल अब आते हैं उस सवाल पर जिसे शायद कोई राजनीतिक दल खुलकर नहीं बताता। क्या बिहार की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों के पीछे चुनावी घोषणाएं और मुफ्त योजनाएं भी जिम्मेदार हैं?
पिछले कुछ वर्षों में लगभग सभी दल ने जनता को राहत देने के नाम पर नई नई योजनाएं घोषित की, जिससे पेंशन बढ़ी, सहायता योजनाएं बढ़ी, सब्सिडी बढ़ी, लाभार्थियों की संख्या बढ़ी, लेकिन राजस्व उस अनुपात में नहीं बढ़ पाया और उसका परिणाम यह रहा कि खर्च तेजी से बढ़ता रहा और सरकार को कर्ज लेकर अपना यह खर्च चलाना पड़ा। राजनीतिक रूप से यह फायदेमंद हो सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से लंबे समय में यही मॉडल कई राज्यों के लिए संकट पैदा कर चुका है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या बिहार दिवालिया होने की कगार पर पहुंचता नजर आ रहा है? क्या तेजस्वी यादव का आरोप पूरी तरह सही है? तो सच्चाई यह है कि किसी राज्य द्वारा आकस्मिकता निधि का उपयोग अपने आप में दिवालियापन का प्रमाण नहीं होता। सरकार कई बार अस्थायी नकदी संकट से निपटने के लिए ऐसे कदम उठाती है, लेकिन यह भी सच है कि नियमित खर्चों के लिए ऐसी निधि का उपयोग सवाल जरूर खड़े करता है, क्योंकि यह संकेत देता है कि नकदी प्रबंधन में दबाव मौजूद है। यानी तेजस्वी का आरोप पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता और यह कहना भी जल्दबाजी होगा कि बिहार दिवालिया हो गया है। सरकार की तरफ से संदेश बिल्कुल अलग है। आज लगभग 1 करोड़ लोगों के खाते में 1100 रुपए की पेंशन भेजी गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा हर महीने की 10 तारीख को पेंशन पहुंचेगी। यानी सरकार यह दिखाना चाहती है कि भुगतान व्यवस्था पूरी तरह चालू है। लेकिन विपक्ष का सवाल भी यही है, अगर व्यवस्था इतनी मजबूत है तो फिर आकस्मिकता निधि की जरूरत क्यों पड़ी? यही सवाल आने वाले दिनों में सरकार का पीछा करता आपको नजर आएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या बिहार श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंच सकता है? क्या राज्य आर्थिक आपातकाल की तरफ बढ़ रहा है? जवाब इसका है फिलहाल तो नहीं, लेकिन खतरे के संकेत जरूर हैं। राजस्व बढ़ाने की चुनौती, बढ़ता कर्ज, बढ़ती कल्याणकारी योजनाएं और उन पर होने वाला खर्च, कमजोर औद्योगिक आधार और केंद्र पर अत्यधिक निर्भरता, ये सभी ऐसी चुनौतियां हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर बिहार को भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो सिर्फ कर्ज और योजनाओं के सहारे नहीं, बल्कि उद्योग, निवेश, रोजगार और राजस्व सृजन पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। और यही कारण है कि सम्राट चौधरी इन दिनों उद्योग जगत को बिहार में पनपने के लिए एक ऐसी सिंगल विंडो योजना की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सारे फॉर्म्स, सारे क्लियरेंस को बहुत इजीली दिया जा सके और उद्योग लगना थोड़ा इजी हो, आसान हो। तो आज का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? बिहार अभी दिवालिया नहीं हुआ है, लेकिन आर्थिक दबाव जरूर बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव ने जिस मुद्दे को उठाया है वह सिर्फ राजनीति नहीं, एक गंभीर आर्थिक बहस भी है। सरकार कह रही है कि सब नियंत्रण में है, विपक्ष कह रहा है कि खजाना खाली हो रहा है और जनता जानना चाहती है कि सच क्या है। क्या बढ़ता कर्ज भविष्य की चिंता है? क्या मुफ्त योजनाओं का बोझ बिहार को कमजोर कर रहा है? क्या सरकार समय रहते आर्थिक सुधार कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आने वाले चुनावों में या आने वाले दिनों में बिहार की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल मुद्दा घर में के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।